सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ विजन आईएएस का आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। टॉपिक है 18वीं सदी का भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिविल सेवाएं, इसके पृष्ठभूमि पे बात करते हैं। लोक सेवा और लोक सेवा प्रणाली की भारत में शुरुआत पहली बार ब्रिटिश शासकों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान हुई थी। लोक सेवा, सिविल सर्विसेज और लोक सेवा प्रणाली की जो भारत में शुरुआत हुई थी ब्रिटिश शासक द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में 17वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है। हाँ, एक बात और, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ ये मैं PDF आपको दे दूँगा। चलिए, दूसरा पॉइंट है, आरंभ में वाणिज्यिक कार्य में लगे ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों को कंपनी की स्थल सेना और नौसेना के कर्मचारियों से अलग रखने के उद्देश्य से लोक सेवा कहा जाता था। लोक सेवक क्यों कहा जाता था? क्योंकि वाणिज्यिक कार्य में लगे ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों को कंपनी की स्थल सेना से अलग रखा गया था, नौसेना कर्मचारियों ये सबसे अलग रखा गया था, इसलिए लोगों की सेवा करता था, लोक सेवा कहा। और क्या, बाद में जब कंपनी के नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार हुआ तो लोक सेवकों को प्रशासनिक कार्य भी करने पड़ा। ठीक है, लोक सेवक को क्या करना पड़ा? प्रशासनिक कार्य भी। आगे देखिए, वर्ष 1765 तक लोक सेवक शब्द का प्रयोग कंपनी के अधिकारी अभिलेखों में होने लगा था। आधिकारिक जो अभिलेख था वहाँ पे लोक सेवक का शब्द का प्रयोग होने लगा था। आगे देखिए, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रयासों के फलस्वरूप लोक सेवा का उदय हुआ। लोक सेवा का उदय में भूमिका किसकी है? वारेन हेस्टिंग की, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। ठीक है, हेस्टिंग्स ने लोक सेवा की नींव रखी थी। ठीक है, कॉर्नवालिस ने इसे तर्कसंगत एवं नया रूप प्रदान किया। लोक सेवा का नींव कौन रखा था? हेस्टिंग ने, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, और इसको रूप कौन प्रदान किया? कॉर्नवालिस ने। इसलिए दोनों की भूमिका, ठीक है, इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में लोक सेवा का जनक कहा जाता है। तो कॉर्नवालिस को लोक सेवा का जनक कहा जाता है, लेकिन नींव किसने रखा था? तो हेस्टिंग ने। रूप कौन प्रदान किया? कॉर्नवालिस ने। जनक किसे कहा गया? कॉर्नवालिस को। उसने उच्च लोक सेवा की शुरुआत की जो निचले स्तर की लोक सेवा से अलग थी। उसने इन सेवाओं में सुधार हेतु निम्नलिखित प्रयास किए। नया रूप, सुधारात्मक स्वरूप प्रदान किया था, और इसमें जो प्रयास किए गए थे सुधार में, उसमें वेतन में वृद्धि की गई, निजी व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, अधिकारियों द्वारा रिश्वत और उपहारों इत्यादि लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दिए जाने को प्रोत्साहन किया, यानी कि वेतन में वृद्धि कर दिया, और बोला जो निजी व्यापार है वो उन लोक सेवकों के लिए प्रतिबंध कर दिया गया, और जो भी उपहार थे, रिश्वत थे, ये सब पर भी प्रतिबंध लगाया, और वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन की भी बात की इन्होंने। ये सब सुधारात्मक प्रयास किए। कॉर्नवालिस ने उच्च लोक सेवा के पदों को अंग्रेजों के लिए ही आरक्षित रखकर भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखा गया। ये जो लोक सेवक थे उच्च पदों पर किसे बैठाता था? अंग्रेजों को। भारतीयों को इससे वंचित रखा गया क्योंकि कॉर्नवालिस को भारतीयों की निष्ठा और योग्यता पर विश्वास नहीं था। ठीक है, कॉर्नवालिस को भारत की निष्ठा और योग्यता पर विश्वास नहीं था। उसकी सोच थी कि भारत में ब्रिटिश शासन को स्थापित करने और संगठित रखने का कार्य भारतीय मूल के लोगों पर नहीं छोड़ा जा सकता। क्या सोचा? यदि भारतीय पर ब्रिटिश शासन को स्थापित करने और संगठित करने का कार्य छोड़ देंगे तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए उच्च पदों पर भारतीयों को नहीं बैठाया जाता था।
उसका मानना था कि भारत में ब्रिटिश मॉडल पर आधारित प्रशासन केवल अंग्रेज़ों द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है, भारतीयों द्वारा नहीं। उसका मानना क्या था कि भारत में ब्रिटिश मॉडल पर आधारित प्रशासन केवल अंग्रेज़ों द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है, भारतीयों के द्वारा नहीं। ठीक है, ब्रिटिश मॉडल ब्रिटिशर्स नहीं लाएगा, भारतीयों इसमें अच्छा नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये बात थी। अगला है, वह सिविल सेवा के अधीन उच्च पदों को ब्रिटिश समाज के प्रभावशाली लोगों के लिए आरक्षित रखना चाहता था। जो उच्च और प्रभावशाली वर्ग हैं और ये ब्रिटिश समाज के ही जो होते थे, उनके लिए आरक्षित रखा गया था सिविल सेवाओं के अधीन जो अच्छा पोस्ट थे। ठीक है, वर्ष 1800 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने कंपनी के लोक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। वर्ष 1800 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली थे। ठीक है, इसने क्या किया, तो कंपनी के लोक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए कोलकाता में, कहाँ, कोलकाता में क्या किया, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन किया, लॉर्ड वेलेजली ने। क्यों किया, क्योंकि लोक सेवक को प्रशिक्षण देने की बात की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुआ, तो कलकत्ता में। आगे चलिए, वेलेजली के इस कार्य को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का समर्थन नहीं मिला था। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का COD का समर्थन नहीं मिला था, जिन्होंने प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इंग्लैंड के हेलीबरी में वर्ष 1806 में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की थे। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, वेलेजली ने तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कर दिया प्रशिक्षण देने के लिए कलकत्ता में, लेकिन इसका समर्थन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से नहीं मिला, क्योंकि इंग्लैंड के हेलीबरी में ये प्रशिक्षण का कार्य होता था। ठीक है, यानी कि हेलीबरी में ही प्रशिक्षण का कार्य किया जाने लगा। चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से कंपनी के लोक सेवकों के चयन के आधार पर खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत का प्रयास किया गया। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसके माध्यम से जो लोक सेवक थे उसके लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। भारतीयों को फुसलाने एवं समानता के सिद्धांत का दिखावा करने के लिए डिप्टी मजिस्ट्रेट तथा डिप्टी कलेक्टर के पद सृजित किए गए। भारतीयों को फुसलाने और समानता का सिद्धांत का दिखावा किया गया, नाटक किया गया, और इसके लिए डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी मजिस्ट्रेट का पद सृजित किया गया, जिससे भारतीयों को लगा कि वे इन पदों को तो प्राप्त कर सकते हैं, किंतु स्थिति यथावत बनी रही। केवल पोस्ट सृजित किया था, लेकिन स्थिति वही थी। लोक सेवा में अंग्रेजों का वर्चस्व रहा। ठीक है, तो यहां पर आपने देख लिया सिविल सेवाएं हैं, और इसमें कर्नवालिस का योगदान, वारेन हेस्टिंग्स का योगदान। वारेन हेस्टिंग्स क्या था, तो इसने नींव रखी। कर्नवालिस क्या किया, तो इन्होंने लोक सेवा का स्वरूप प्रदान किया, और वारेन हेस्टिंग्स ने सुधारात्मक प्रयास भी किए, वेतन में वृद्धि की, निजी व्यापारी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। किसके संदर्भ में, लोक सेवा के संदर्भ में। रिश्वत और उपहार को भी पूर्ण प्रतिबंध कर दिया था। किसके संदर्भ में, लोक सेवा के संदर्भ में। वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की बात की, प्रमोशन की भी बात की। ठीक है, और लोक सेवा के लिए पद जो आरक्षित थे, किसके लिए, तो अंग्रेज़ों के लिए, जो अंग्रेज होते थे, ब्रिटिशर्स होते थे। भारतीयों को इससे दूर रखा गया। लेकिन बाद में लॉर्ड वेलेजली ने भी एक कार्य किया। वो क्या किया, तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। किस लिए, तो लोक सेवा को प्रशिक्षण देने के लिए। लेकिन COD से, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से उसे अनुमति नहीं मिल पाया, और वो स्थान कौन सा था, हेलीबरी स्थान है। हेलीबरी में ही प्रशिक्षण दिया जाने लगा, यानी कि
ब्रिटेन के हैलीबरी में, इंग्लैंड के हैलीबरी में 1800 में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई और वहीं प्रशिक्षण का कार्य किया जाने लगा। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया था, उसमें खुली प्रतियोगिता की बात की थी, ठीक है। और भारतीयों को फुसलाने बहलाने के लिए डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी मजिस्ट्रेट पद का सृजन किया गया, लेकिन बात कुछ वैसा ही बनी रही जैसे पहले था, यानी कि अंग्रेजों का वर्चस्व सिविल सेवाओं में बना रहा, भारतीयों को उससे दूर रखा गया। आगे चलिए। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861। इस अधिनियम द्वारा कुछ पद अनुबंध सिविल सेवकों के लिए आरक्षित कर दिए गए। कुछ पद जो होता है सिविल सेवकों के लिए आरक्षित कर दिए। यह व्यवस्था की गई कि प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिए अंग्रेजी माध्यम से एक प्रवेश परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित की जाएगी। इंग्लिश मीडियम में प्रवेश परीक्षा होगा और परीक्षा कहाँ होगा? तो इंग्लैंड में, जिसमें ग्रीक एवं लैटिन इत्यादि भाषा के विषय होंगे। ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा इत्यादि के विषय होंगे। हालांकि ये सुधार 1853 में ही किए जा चुके थे, हो गया था ये काम 1853 में ही, ठीक है। कौन सा कार्य? तो प्रवेश परीक्षा इंग्लैंड में होगी और इंग्लिश मीडियम में होगी, ठीक है। और विषय के तौर पर लैटिन और ग्रीक भाषाओं का भी परीक्षा होगा। आगे देखिए, प्रारंभ में इस परीक्षा के लिए आयु 23 वर्ष थे। तदुपरांत 23 वर्ष से 22 वर्ष, 1860 में 22 वर्ष कर दिया, फिर कर दिया 21 वर्ष, 23 से 22 फिर किया 21, और अंत में घटाकर 19 वर्ष 1878 में कर दिया गया। 19 वर्ष कब क्या किया? 1878 में किया गया 19 वर्ष। 23 वर्ष, 22 वर्ष, 21 वर्ष, फिर अब 20 नहीं 19 वर्ष 1878 में। भारतीय लोक सेवक के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग क्या क्या रही? तो 1885 में अपनी स्थापना के पश्चात कांग्रेस ने निम्न मांग की। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और उसमें क्या क्या मांगी वो देखिए। इन सेवाओं में प्रवेश के लिए आयु सीमा में वृद्धि की जाए। कांग्रेस ने बोला आयु सीमा में वृद्धि कर दीजिए। इन परीक्षाओं का आयोजन क्रमशः ब्रिटेन एवं भारत दोनों स्थानों पर किया जाए। दोनों स्थान पर, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप केवल भारत में ही कीजिए, इंग्लैंड में भी कीजिए, भारत में भी कीजिए, जिसको जहाँ सुविधा मिलेगा वहाँ एग्ज़ाम देगा। अरे क्या 19 वर्ष आप कर रखे हैं, इसको कीजिए, एज बढ़ाइए 23 वर्ष, 24 वर्ष, ठीक है। अगला है टॉपिक लोक सेवाओं पर एचिसन कमेटी 1886। क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, एचिसन कमेटी संबंधित है किस लिए? तो लोक सेवाओं के लिए। एचिसन कमेटी कब बनी थी? 1886 में। इस कमेटी का गठन डफरिन ने 1886 में किया था। एचिसन कमेटी का गठन किसने किया था? डफरिन ने किया था। इस समिति में निम्नलिखित सिफारिश की गई। क्या क्या किया गया भाई? इन सेवाओं में अनुबद्ध एवं गैर अनुबद्ध शब्दों को समाप्त किया गया। जो अनुबद्ध और गैर अनुबद्ध जो शब्द का प्रयोग किया जाता था, इसको समाप्त किया गया। आगे देखिए, सिविल सेवाओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। सिविल सेवा को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। सिविल सेवा, प्रांतीय सिविल सेवा, अधीनस्थ सिविल सेवा। 3 भाग में जो बांटा गया उसमें सिविल सेवा है, प्रांतीय सिविल सेवा और अधीनस्थ सिविल सेवा है। समझिए सिविल सेवा में कौन आते हैं। इसके लिए प्रवेश परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित की जाए। डफरिन बोला जो सिविल सेवा की जो प्रवेश परीक्षा है इसके लिए इसका परीक्षा इंग्लैंड में हो जाए। प्रांतीय सिविल सेवा है, इसके लिए प्रवेश परीक्षा भारत में आयोजित की जाए। जो प्रांतीय सिविल सेवा है यानी कि जो प्रांत के आधार प्रांत में जो सिविल सेवक की जो भर्ती है इसके लिए भारत में आप कीजिए इसका एग्ज़ाम। और अधीनस्थ जो सिविल सेवा है इसके लिए भी प्रवेश परीक्षा भारत में आयोजित की जाए। लेकिन जो सिविल सेवा है उसकी परीक्षा कहाँ करने की बात की? इंग्लैंड में। प्रांतीय सिविल सेवा कहाँ करने की बात की? भारत में। अधीनस्थ सिविल सेवा की परीक्षा कहाँ करने की बात की? तो भारत में ही। तो सिविल सेवा को 3 भाग में किसने बांटा? डफरिन ने बांटा, ठीक है। आगे चलिए।
सिविल सेवाओं में आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया जाए। अच्छा, ये जो सारा टर्म आ रहा है ये किस कमेटी की है? तो ये है एचिसन कमेटी की। कब आई थी? 1886 में, ठीक है। और एचिसन कमेटी का गठन किसने किया था? डफरिन ने। कब किया था? 1886 में। और इसमें अनुबद्ध शब्द और गैर अनुबद्ध शब्द दोनों को हटा दिया गया। सिविल सेवा को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। 23 वर्ष करने की बात की है इसकी एज को, सिविल सेवा की आयु को 23 वर्ष कर दिया जाए एचिसन कमेटी के अनुसार। 1893 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में यह प्रस्ताव पारित किया गया। और ये जो एचिसन कमेटी का प्रस्ताव था हाउस ऑफ कॉमन्स में 1893 में पारित किया गया कि इन सेवाओं के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन अब क्रमशः इंग्लैंड भारत दोनों स्थानों में किया जाएगा। और ये पारित कर दिया गया कि चलो ठीक है, इंग्लैंड में भी होगा और भारत में भी होगा ये प्रवेश परीक्षा। एचिसन कमेटी की बात है, ठीक है। किंतु इस प्रस्ताव को कभी क्रियान्वित नहीं किया गया। एक कमेटी प्रस्ताव ही बनकर रह गया, कभी ये ग्राउंड पे आया ही नहीं, कभी इसका इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। भारत सचिव किम्बरले ने कहा है, क्या कहा है? सिविल सेवाओं में पर्याप्त संख्या में यूरोपीय का होना आवश्यक है। देखिए किम्बरले ने क्या बोला, जो सिविल सेवा में है इसमें पर्याप्त मात्रा में यूरोपियों का होना आवश्यक है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे त्यागा नहीं जा सकता। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे त्यागा नहीं जा सकता। यह सेंटेंस किसने बोला? किम्बरले ने बोला, ठीक है। अगला टॉपिक है मॉन्टफोर्ट सुधार 1919। मॉन्टफोर्ट सुधार में इस नीति की घोषणा की गई कि यदि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है तो लोक सेवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय नियुक्त हो सकेंगे, जो भारतीयों के हित में होगा। यही बोला जा रहा है कि यदि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है तो लोक सेवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय नियुक्त होंगे और इस प्रकार से भारतीयों के हित में सारा कार्य होगा। इसने भी सिविल सेवा की प्रवेश परीक्षा का आयोजन क्रमशः इंग्लैंड भारत में कराने की सिफारिश की। जो मॉन्टफोर्ट सुधार 1919 में आया था, इसने भी बोला इंग्लैंड में कराइए और भारत में दोनों जगह कराइए परीक्षा। इसके प्रशासनिक सेवा के 1/3 पदों को केवल भारतीय में भरे जाने की सिफारिश की। इसने बोला जो भी प्रशासनिक जो पोस्ट है उस पर 1/3 जो सीट है वो भारतीयों के द्वारा भरे जाने चाहिए। इसकी सिफारिश की थी मॉन्टफोर्ट सुधार 1919 में, तथा इसे प्रति वर्ष 1.5% की दर से बढ़ाने का सुझाव दिया। और बोला कि ज़्यादा नहीं, 1.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ाते जाइए। तो मॉन्टफोर्ट सुधार किस लिए आया था? तो लोक सेवाओं के संदर्भ में है। और ये इसमें मॉन्टफोर्ट सुधार में कहाँ परीक्षा करवाने की बात की? इंग्लैंड और भारत दोनों में। और मॉन्टफोर्ट सुधार के अनुसार प्रशासनिक सेवा में 1/3 पदों को भारत में शामिल भारतीयों के द्वारा भरे जाने की बात की थी। और इसने क्या बोला था कि 1.5% प्रति वर्ष के दर से जो सीट है भारतीयों के लिए वो बढ़ाई जानी चाहिए। ये सारा सुझाव दिया था मॉन्टफोर्ट सुधार 1919। चलिए आगे देखिए। ली आयोग, कौन सा आयोग? ली आयोग। कब आया? 1924। मॉन्टफोर्ट सुधार 1919, ली आयोग 1924। इस आयोग ने निम्न सिफारिश दी। भारत सचिव को भारत सिविल सेवा, सिंचाई विभाग के इंजीनियरों तथा भारतीय वन सेवा इत्यादि में नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। जो भी सिविल सेवा है उस सिंचाई विभाग के इंजीनियर के रूप में भारतीय वन सेवा इत्यादि के रूप में नियुक्ति की जानी चाहिए। किसका? तो सिविल सेवाओं को, सेवकों को। स्थानांतरित क्षेत्रों यथा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य सेवाओं में नियुक्ति का दायित्व प्रांतीय सरकारों को दे दिया जाए। जो स्थानीय क्षेत्र है यथा शिक्षा है, लोक स्वास्थ्य सेवा है, इसकी नियुक्ति का दायित्व किसको दिया जाए? प्रांतीय सरकार को दिया जाए। शिक्षा और लोक स्वास्थ्य सेवाओं में नियुक्ति का अधिकार किसको दिया जाए? तो प्रांतों को दिया जाए। किसने बोला? ली आयोग ने बोला। ली आयोग कब आया? 1924 में। इसने क्या बोला कि इंजीनियर को, वन सेवा में, सिंचाई सेवा में, है ना, भारतीय सिविल सेवा
सेवक को नियुक्त किया जाए। आगे देखिए, इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों एवं यूरोपियों की भागीदारी 50-50 कर दो, आधा आधी कर दीजिए, 50-50 का अनुपात में हो जाना चाहिए। भारतीयों के द्वारा 15 वर्ष में यह अनुपात प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए, और कम से कम 15 वर्ष का आप टारगेट दे दीजिए और इसका टारगेट रखें 50-50 का, ठीक है। अति शीघ्र एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, जल्दी से एक लोक सेवा का गठन कर दीजिए। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम में भी इसकी सिफारिश की गई थी और एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1919 में भी यही बात की सिफारिश की गई थी। चलिए आगे देखिए, अगला भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम में सिफारिश की गई कि केंद्र स्तर पर एक संघीय लोक सेवा आयोग तथा प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। 1935 में ये बताया था कि संघ पर संघ लोक सेवा आयोग, राज्य पर राज्य लोक सेवा यानी प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। लेकिन प्रशासन में नियंत्रण एवं अधिकार जैसे मुद्दे अंग्रेजों के हाथों में ही सीमित रहे। नियंत्रण की जो बात आती है प्रशासन में, तो वो अंग्रेजों के हाथ में ये शक्ति रहनी चाहिए, क्योंकि अभी भी सरकार प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी प्रति आश्वस्त नहीं थी, ठीक है। सिविल सेवाओं को इस्पात की चौखट स्टील फ्रेम कहा जाता था। सिविल सेवाओं को इस्पात की चौखट स्टील फ्रेम कहा जाता था, ठीक है। स्टील फ्रेम इस्पात की चौखट किस सेवाओं को कहा गया? तो सिविल सेवाओं को। ब्रिटिश शासन को सशक्त बनाने में इनकी प्रभावशाली भूमिका रही है। यही कारण है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह हमेशा स्वतंत्रता सेनानियों के निशाने पर रही है और ये हमेशा आलोचना के शिकार बनी हुई रही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को जो पीछे डाले गए हैं उसे बार बार सुनिए, 2 बार 3 बार सुनिए, PDF को खुद से पढ़िए। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके बाय, थैंक यू।